ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और तुमने इसको यहां तक सॉल्व कर दिया, बोर्ड में फिर भी तुम्हें 2 नंबर मिलेंगे। वो जो वर्ड प्रॉब्लम है वो किसी भी चैप्टर से हो, तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री से हो या किसी भी तरह के क्वेश्चन से हो, कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पढ़ेंगे और उसमें से क्रक्स निकालेंगे। ठीक है, उसने क्या बोला है, 10 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, हमको मेन पार्ट निकालना भी एक बड़ा अपने आप में विचित्र समस्या है, विचित्र प्रॉब्लम है, विचित्र सिचुएशन है। हमारा प्रण है कि हम 100 में से 100 मार्क्स लेके आएंगे और इसी मुहिम में आज देखो हम तीसरे दिन तक पहुंच चुके हैं और तीसरे दिन पे हम जो है एक्सरसाइज 3.1 करने जा रहे हैं। 3.1 जो एक्सरसाइज है बेटा वो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर मैं उस पूरे चैप्टर का नाम बताऊं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है, जहां पे हम बहुत खूबसूरत तरीके से लीनियर इक्वेशन के पेयर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में एक बड़ा जो हिस्सा होता है वो इस चैप्टर से बैठता है। इसमें आपके डेफिनेटली जो बड़े क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क्स के वो आएंगे। इसके अलावा 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ये देखने को मिलेगा। तो एक बड़ा हिस्सा इस चैप्टर से आता है, तो जल्दी से उसको कैप्चर करते हैं और कैप्चर करके हमारे वो मार्क्स को सिक्योर करते हैं। और हमारा जो प्रण है कि हमें नवंबर 2024 से पहले पहले हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। इसका मतलब हम एनसीईआरटी जो है नवंबर 2024 से पहले कर चुके होंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। चलिए देखिए, एक्सरसाइज 3.1 का पहला जो क्वेश्चन है वह पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट ग्राफिकली। ठीक है, तो ग्राफिकली देखो प्लॉटिंग तुम कर लेना, ग्राफिकली मैं प्लॉट करके तुम्हें सिर्फ एक आइडिया दे दूंगा कि कैसे ग्राफ्स पे प्लॉट होंगे, लेकिन तुम्हें प्रॉपर ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करना है, क्योंकि देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि इसमें से ये क्वेश्चन आएगा और ग्राफिकली वो सॉल्व करने के लिए पूछेगा। ठीक है, हालांकि अगर मैं इस पूरे इतिहास के बारे में देखूं, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें बहुत रेयरली कभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे क्वेश्चन आता है, लेकिन आता है तो बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ग्राफ कैसे प्लॉट होंगे। तो ग्राफ प्लॉटिंग के लिए मैं तुम्हें डेडिकेटली एक वीडियो बना के दे दूंगा जिसमें तुम ग्राफ की प्लॉटिंग सीख लेना, लेकिन अभी हम जो है इससे एक वर्ड प्रॉब्लम से एक लीनियर इक्वेशन बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें सबसे पहले अच्छा एक इंपॉर्टेंट हैक बता देता हूं मैं इस लीनियर इक्वेशन के लिए। मोस्ट ऑफ द बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि वो वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में नहीं कन्वर्ट कर पाते, भले वो वर्ड प्रॉब्लम तुम्हारे लीनियर इक्वेशन से हो, भले वो वर्ड प्रॉब्लम तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हो, भले वो वर्ड प्रॉब्लम तुम्हारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हो, या भले वो जो वर्ड प्रॉब्लम है वो किसी भी चैप्टर से हो, तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री से हो या किसी भी तरह के क्वेश्चन से हो। कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2024 के हिसाब से। इसका मतलब वर्ड प्रॉब्लम को, सिचुएशन को समझना तुम्हें आना चाहिए। उसके लिए मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया सा चीज बताता हूं। किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 चीजें जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली होती है सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन क्या होती है, सिचुएशन को समझना। क्वेश्चन को कम से कम 3 बार पढ़ो, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम तुम्हें तभी समझ में आएगी अगर तुमने उस क्वेश्चन को पहले कभी पढ़ रखा है, तो उस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। लेकिन अगर तुमने वर्ड प्रॉब्लम को पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं ये कहूंगा कि एक पहली स्मूथ रीडिंग होनी चाहिए, सेकंड उसके पॉइंट्स निकालो और थर्ड टाइम पे हम उसकी इक्वेशन बना देंगे। तो सबसे पहले उसकी सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है। सिचुएशन को समझने के बाद वहां से सबसे पहले ट्विस्टर निकालना बहुत जरूरी है, और उसमें तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रॉब्लम। ठीक है, कि पूछा क्या है। तो अगर ये 3 चीजें तुम्हें आइडेंटिफाई हो गई, अगर तुम किसी भी वर्ड प्रॉब्लम के अंदर इन 3 चीजों को ढूंढने के कैपेबल हो गए, तो डेफिनेटली बोल रहा हूं वर्ड प्रॉब्लम तुम्हारे हाथों से बचेगी नहीं। ठीक है, तो सिचुएशन, सबसे पहले सिचुएशन को समझेंगे कि सिचुएशंस क्या होती है। जैसे मैं इसी क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेता हूं कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। क्लास 10th के 10 बच्चों ने, क्लास 10th के 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टेक पार्ट इन द क्विज। ये हमने पहली जो रीडिंग थी ये बहुत स्मूथ रीडिंग थी। अब जो हम सेकंड रीडिंग करने वाले हैं, सेकंड रीडिंग को हम बहुत प्यार से पढ़ेंगे और उसमें से क्रक्स निकालेंगे। ठीक है, उसने क्या बोला है, 10 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, हमको मेन पार्ट निकालना है, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको निकालना है। उसने बोला है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। ये सब कहानी बेकार की है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, 10 स्टूडेंट्स है। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ बॉयज
नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो यहां पे मैं लिख लूंगा कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 4 मोर देन के लिए क्या लगेगा, प्लस 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो सिचुएशन थी। सिचुएशन क्या कहती है कि टोटल 10 बच्चे हैं। ट्विस्टर क्या था कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। और ये क्या है, प्रॉब्लम बोले तो पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो तुम्हारे पास सिचुएशन भी है कि 10 बच्चे हैं टोटल, ट्विस्टर भी है कि गर्ल्स और बॉयज का जो प्रोपोर्शन है वो कैसे दे रखा है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुमसे प्रॉब्लम ये पूछ ली गई कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स बताओ। अब यहां पे बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए, हम क्या मान लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स, तो बॉयज कितने हो गए, ठीक है। या फिर यहां पे तुम उल्टा भी कर सकते हो कि नंबर ऑफ बॉयज को क्या मान लोगे, एक्स, नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 4। सिंपल सी बात है। लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ लेके जा रहा हूं। लेकिन हमें तो यहां पे क्या करना है, लीनियर इक्वेशन की तरफ सॉल्व करना है। तो हमने क्या मान लिया, बॉयज एक्स हैं, तो इसको एक्स प्लस 4 मानने की जगह क्या मान लूंगा, वाई। अब मुझे ये बोला गया है कि जो गर्ल्स है वो 4 मोर देन बॉयज हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात को समझेंगे कि यहां जो गर्ल्स है कि वाई 4 प्लस एक्स, ये एक सिचुएशन बन गई, ये एक इक्वेशन बन गई। और टोटल कितने बच्चे बोले हैं, 10, तो नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस बॉयज बराबर 10, ये दो इक्वेशन बन गई। इस दो इक्वेशन बनने के बाद कोई भी तुम्हारा आंसर आने से नहीं रोक सकता, लिख लो, ठीक है। आगे बात समझ में। तो मैंने क्या आइडेंटिफाई किया, सिचुएशन, दूसरा क्या आइडेंटिफाई किया, ट्विस्टर, तीसरी क्या आइडेंटिफाई करी, प्रॉब्लम। अगर ये तीन कंसेप्ट मैं कह रहा हूं, तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं, ये चीजें तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ये सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा, इस तीनों चीजों को समझ लो। डेफिनेटली मैं कह रहा हूं लीनियर इक्वेशन ऐसे सॉल्व होगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे से। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, 50 रुपए। नॉर्मल रीडिंग लगानी है पहली बार में। 5 pencils and 7 pens together rupees cost 50, whereas 7 pencil and 5 pens cost rupees 46. Find the cost of pen and pencil. अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सर ये तो रही सिचुएशन, ये रहा ट्विस्टर और ये रही प्रॉब्लम। सिचुएशन क्या दे रखी है, एक सिचुएशन तो ये दे रखी है, एक सिचुएशन ये दे रखी है। दोनों ही हमारे लिए यहाँ पे क्या है, सिचुएशन है, कोई ट्विस्टर नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम मिल गई कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन और 1 पेंसिल निकालनी है। तो प्रॉब्लम से निकाल लो, लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू x और 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो यहां क्या बोला है, 5 पेंसिल तो 5 इंटू एक्स, 7 पेन्स, सॉरी 5 पेंसिल्स 5 इंटू वाई प्लस 7 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 50 रुपीज। पहली बात हो गई। तो 5y प्लस 7x इक्वल्स टू 50, ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। इसके अलावा दूसरा क्या बोला है कि 7 पेंसिल्स, तो 7 इंटू वाई प्लस कितनी बोली है पेन्स, 5 पेन्स, 5x इज इक्वल्स टू कितना बोला है, 46। तो ये 7y प्लस 5x कितना हो गया, 46। अब बताओ कोई तुम्हें रोक सकता है क्या, रोक सकता है क्या, रोक सकता है तो रोक ले। मैं भी गारंटी दे रहा हूं कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने नहीं बचेगा। अरे ये तो इजी क्वेश्चंस हैं, मैं कह रहा हूं इन तीन कंसेप्ट से, सिचुएशन, ट्विस्टर, प्रॉब्लम, अगर ये तीनों चीजें तुम्हें समझ में आ गई, किसी भी तरह की क्वेश्चन हो बेटा, किसी भी तरह की क्वेश्चन तुम्हारे हाथ से नहीं बचने वाली, ठीक है। जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, on comparing a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the line representing the following pairs of linear equation intersecting at a point, parallel और coincident। बेसिक तो देखो तुम्हें सबको पता होगा, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर तुम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करोगे तो तीन तरह की चीजें मिलती है। पहली तरह की क्या मिलती है कि वो दोनों इक्वेशन, देखो शुरू से बताता हूं, किसी भी लीनियर इक्वेशन को लो, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन, दूसरी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ दूसरी स्ट्रेट लाइन। तो क्या दोनों लाइन हो सकता है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो पहला क्या हो सकता है कि वो इंटरसेक्टिंग बनाए,
क्या बनाए, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाए। दूसरा क्या हो सकता है कि लाइंस पैरेलल हो सकती है, तो दूसरा ग्राफ जो बने वो कैसा बने, पैरेलल बने, पैरेलल बने, ठीक है। और तीसरा क्या हो सकता है कि लाइंस एक दूसरे को क्या कर सकती है, ओवरलैप कर सकती है। ओवरलैप करेगी तो कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा, ठीक है। अब इन तीनों की कंडीशन को समझना। अगर A1 अपॉन A2, अब A1 अपॉन A2 भी मैं तुम्हें समझा देता हूं किसी भी इक्वेशन को लेकर के। जैसे मेरे पास ये पहली इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है कि 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ में जो बैठा है वो कौन है, A1, और x के साथ में दूसरी इक्वेशन में जो बैठा है वो कौन है, A2, ठीक है। इसी तरह से y के साथ में जो है वो है B1, और दूसरी इक्वेशन में y के साथ जो है वो कौन है, B2। अगर तुम कहो कि सर इस वाली इक्वेशन में तो y के साथ कुछ भी नहीं है, माइनस है, तो यहां पे B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो यहां से एक कंसेप्ट तुम्हें क्लियर हो गया। अब इस बात को समझना कि अगर A1 अपॉन A2 की वैल्यू B1 अपॉन B2 के बराबर है और C1 अपॉन C2 के बराबर है, एक कंडीशन तो ये पॉसिबल है। या फिर ऐसा हो सकता है कि A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 के तो बराबर है लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि A1 अपॉन A2 ना तो B1 अपॉन B2 के बराबर है और ना ही C1 अपॉन C2 के बराबर है। वैसे तो इस कंडीशन को ध्यान में दिया ही नहीं जाता, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें यहां एक चीज दिख रही है कि या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सब इक्वल हो या स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी इक्वल नहीं हो, ठीक है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन दिख रही है तो यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। एक मिनट, इसका कलर चेंज कर देता हूं मैं जिससे तुम्हें बहुत क्लियर समझ में आ जाए। यहां पे कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि यहां पे जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट लाइंस का ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा, कोइंसिडेंट लाइंस का ग्राफ बनेगा। और कोइंसिडेंट लाइंस पे तुम ये देखो कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है। जितनी बार वो दोनों लाइंस एक दूसरे को टच कर रही है या एक दूसरे को काट रही है उतनी ही सॉल्यूशन बनेंगे। अब कोइंसिडेंट लाइन में तो देयर आर सो मेनी लाइंस जो कि क्या नाम से इक्वेशन बना रही है या फिर एक दूसरे को टच कर रही है, तो इसलिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं पैरेलल लाइंस की, तो ये वाली जो कंडीशन होती है जो आधी अधूरी होती है, इसको मैंने समझने का तरीका यही रख रखा है कि जहां पे तीनों इक्वल हैं वहां पे सॉल्यूशन आएगा, जहां पे तीनों अनइक्वल है वहां पे सॉल्यूशन आएगा, जहां पे तीनों इक्वल हैं वहां पे बहुत सारे सॉल्यूशन, जहां पे तीनों अनइक्वल हैं वहां पे सिर्फ एक सॉल्यूशन, दैट इज कितना, इंटरसेक्टिंग लाइंस का ओनली यूनिक सॉल्यूशन। इसकी क्या कंडीशन बनेगी, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन बनेगी। आगे बात समझ में। इसके बाद अगर मैं देखूं कि इसके अंदर तीसरी कंडीशन क्या बचती है, ये पैरेलल लाइन वाली कंडीशन बचती है। तो ये जो पैरेलल लाइंस बनेगी, ये पैरेलल लाइंस किसके साथ बनेगी, इस सिचुएशन के साथ बनेगी जहां सारा काम कैसा है, आधा अधूरा है, ठीक है। तो इस आधी अधूरी सिचुएशन को देखते हुए पैरेलल लाइंस को हम बनाएंगे, ठीक है। और पैरेलल लाइंस में एक दूसरे को कितनी बार काट रही है भाई, ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल है, इन्होंने एक दूसरे को कितनी बार काटा, सर एक भी बार नहीं काटा, और एक भी बार नहीं काटा तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, 0। तो इसमें हम क्या लिख देते हैं, नो सॉल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिख देते हैं, नो सॉल्यूशन लिख देते हैं। ये देखो तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 का कंसेप्ट यहां पे क्लियर, आधे से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। और मैं तुम्हें डेफिनेटली बोल रहा हूं कि इससे एक बहुत शानदार क्वेश्चन आएगा जहां पे तुमसे ये पूछा जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दी फॉलोइंग इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है, या फिर क्या नाम से हाँ, दो ही कंडीशन बनती है। क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन में तो वो तुमसे पूछेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे अनइक्वालिटी की बात हो जाती है। तो अनइक्वालिटी पे बहुत बहुत लेस चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी कहानी यहां पे रेडी हो जाती है। अब इसको समझना तुम, ठीक है। हमने यहां तक समझ लिया पूरी चीजों को, हम पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो हम यहां पे देखेंगे, देखते हैं कि देखो 5x, तो 5/7 ये किसकी वैल्यू है, A1/A2 की वैल्यू। दूसरी वैल्यू है -4/6, ये B1/B2 की वैल्यू। और 8/-9 C1/C2 की वैल्यू। क्या ये तीनों इक्वल दिख रही है तुम्हें, नहीं दिख रही सर। कॉमन फैक्टर भी काटोगे ना तो भी तुम्हें इक्वल नहीं दिखेगी। तो इसका मतलब इसकी जो लाइंस है वो कैसी बनेगी, इंटरसेक्टिंग बनेगी।
कैसी बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, क्योंकि यहां पे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। बहुत क्लियर सी बात है। इसके बाद हम इस वाली सिचुएशन को देखते हैं। चलो पहले सेकंड नंबर की इक्वेशन को देखते हैं, थर्ड वाली को हम बाद में देखेंगे। 9 अपॉन 18 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, 3 upon 6 which is equal to 1 upon 2 and 12 upon 24 which is again equal to 1 upon 2। तो क्या तीनों इक्वल हैं? हाँ सर इक्वल है। इक्वल है तो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। अगर तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो इक्वल के कंडीशन में रिकॉल करो। अगर रिकॉल नहीं हो रहा है तो बैक जाकर के देखो दोबारा कि क्या कंडीशन बन रही थी, और उस कंडीशन में हमें यह पता पड़ जाएगा कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हैं, मेनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि इसकी लाइंस कैसी बनेगी, कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी। कैसी बनेगी? कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी। ठीक है, अब मैं यहां पे देख लेता हूं कि 6 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 3, -3 अपॉन -1 कैंसिल आउट हुआ तो ये हो गया 3, और 10 अपॉन 9, तो ये 10 अपॉन 9 इज नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन में जो लाइंस बनेगी वो कैसी बनेगी? पैरेलल लाइंस बनेगी। तो इतने आसान तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो इतने आसानी से नहीं आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 के रेशियोज को याद रखना। रेशियोज के समझाने की ट्रिक मैं तुम्हें बता चुका हूं कि कैसे उसको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अब देखो, दो नए क्या नाम से बम आए हैं, ये फैट बॉय और ये स्मॉल बॉय। वो हिरोशिमा नागासाकी पे गिरे थे ना फैट बॉय, और वो दो बम गिरे थे, तो हम उसको देखते हैं। तो कंसिस्टेंट क्या होते हैं और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं? कंसिस्टेंट बेसिकली वो होते हैं जिसमें कम से कम एक सॉल्यूशन हो, मतलब पैरेलल लाइंस जो होंगी वो किसके अंदर आ जाएगी? इनकंसिस्टेंट के अंदर। और इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट लाइंस जो होंगी वो किसके अंदर आ जाएंगी? कंसिस्टेंट के अंदर। तो इसका मतलब अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के बराबर और c1 अपॉन c2 के बराबर है तो वो कौन है? कंसिस्टेंट, क्योंकि तीनों एक दूसरे के इक्वल है। अगर तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो भी वो क्या है? कंसिस्टेंट। लेकिन अगर आधा इक्वल है, मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो वो किसके अंदर आ जाएगी? इनकंसिस्टेंट। तो इस क्वेश्चन को अपने आप करो और अपने आप करके मुझे इस चीज का कमेंट में आंसर भेजो। नहीं आता है, आई विल हेल्प यू आउट कि कैसे इसको सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व तुम्हें ही करना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड पहले एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा चुका हूं। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। हमें बोला है which of the following pair of linear equation are consistent and inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. x plus 5 x plus y is equals to 5 and 2x plus 2y is equals to 10। पहली इक्वेशन को हम देखेंगे। यहां पे a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है? 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है? 1 अपॉन 2। c1 अपॉन c2 का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है? 1 अपॉन 2। देखो, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 5 अपॉन 10 बोले तो 1 अपॉन 2। ठीक है, तीनों कंडीशन में 1 अपॉन 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा है? कंसिस्टेंट है। कैसा है? कंसिस्टेंट। यहां पे देखो 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन माइनस 3, तो ये 1 अपॉन 3 हो जाएगा, और 8 अपॉन 16 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कैसा सॉल्यूशन निकलेगा? इनकंसिस्टेंट निकलेगा। कैसा निकलेगा? इनकंसिस्टेंट निकलेगा। इसके बाद 2 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, 1 अपॉन माइनस का 2, तो ये इक्वल नहीं है, क्योंकि 1 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, एंड -6 एंड -4 अगेन नॉट इक्वल। तो यहां पे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब कैसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा? इंटरसेक्टिंग। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग में कितने सॉल्यूशन होते हैं? एक सॉल्यूशन, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन किसके अंदर आएगा? कंसिस्टेंट के अंदर। तो यहां लिख दिया कंसिस्टेंट। बहुत आसान है इस चैप्टर को समझना। ठीक है, ये 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 और 2 अपॉन 5, तो ये कैसा है? अगेन पैरेलल वाली कंडीशन, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब ये कैसा बनेगा? इनकंसिस्टेंट बनेगा। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहां बोली है कि इसको ग्राफिकली सॉल्व करो। तो एक इक्वेशन को हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं और देखते हैं, देखो कैसे होगा। ये मैंने लिया क्या? ग्राफ। ठीक है, अब तुम्हें ये तो पता ही होगा
कि ये जो होती है क्या होती है, y एक्सिस, ये जो होती है x एक्सिस, ये इसका पॉइंट होता है क्या, ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से इधर की तरफ जितनी वैल्यू चलेंगी वो सब पॉजिटिव, ओरिजिन से इधर की तरफ जितनी वैल्यू चलेगी, लेफ्ट में जितनी वैल्यू चलेगी सब नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर की तरफ जितनी वैल्यू चलेगी पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे जितनी वैल्यू चलेगी वो सब क्या है, नेगेटिव। सीधी सी बात है, बहुत क्लियर सी बात है। अब इसको समझेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 5। तो इसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लो। ऐसे बॉक्स बनाने हैं कि x की वैल्यू क्या रखें कि y की वैल्यू कुछ भी आ जाए। मैं कह रहा हूं रैंडम वैल्यूज पुट करो जिससे दोनों का सम कितना आ जाए, 5 आ जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे सबसे फेवरेट 3 नंबर है, मेरे 3 अनमोल रतन, +1 -1 और 0। मेरे 3 अनमोल रतन +1 -1 0। तो +1 वैल्यू रखता हूं तो y की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, प्लस 0 रखता हूं तो y की वैल्यू 5 आएगी, और -1 रखता हूं तो y की वैल्यू 6 आएगी। इस वैल्यूज को क्या करो, इस ग्राफ पे प्लॉट कर दो। इस ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे देखना ध्यान से। उसने पहला क्या बोला है, 1,4। तो x एक्सिस पे पहला नंबर ढूंढो, ये x एक्सिस पे पहला नंबर। y एक्सिस पे कौन सा नंबर बोला है, 4, 1 2 3 4। तो ये 1,4 यहां पे बनेगा, तो ये जो पॉइंट है हमारा ये क्या कहलाएगा, 1,4 कहलाएगा। बहुत सीधी सी बात है। इसके बाद दूसरा पॉइंट बोला है 0,5। तो x एक्सिस पे 0 यहां पे होता है, 5 यहां पे होता है। तीसरा पॉइंट आता है -1,6। ये -1 और ये 6 वैल्यू यहां पे बनेगी। तो इसका जो ग्राफ बन रहा है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसका बन रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में यहां तक क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, इस तरह से ये हमारा पूरा क्या होता है, ग्राफ बन जाता है। ये स्ट्रेट लाइन बन गई ना। अब अगली इक्वेशन देखो, इसी की दूसरी बहन कौन थी, इसकी दूसरी इक्वेशन कौन थी, 2x + 2y = 10। वो तीनों ही वैल्यूज पे आ जाएगा। ठीक है, 2x + 2y = 10। मेरे 3 अनमोल रतन, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1। x की वैल्यू 0 होते से क्या हो जाएगी, y की वैल्यू। सॉल्व करके देखो, x की वैल्यू पेपर, एक गलती मैं बताता हूं जो हर बच्चा करता है। हर बच्चा किसी भी वीडियो लेक्चर को देख रहा है, अरे भाई वीडियो लेक्चर तो छोड़ो, तुम अगर तुम्हारी ऑफलाइन क्लास में भी बैठे हो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, मैं सिर्फ मैथ्स की नहीं कह रहा, स्पेशली मैथ्स में तो ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर बैठे हो तो अपने हथियारों को लेकर के बैठो। ये पेन जो है सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारा। कॉपी और पेन तुम्हारे पास हमेशा होनी चाहिए जब भी तुम पढ़ने के लिए बैठो। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो भी चीज तुम्हें हाथों हाथ मतलब याद करनी है, कुछ भी करना है, तुम्हें उसको लिखना पड़ेगा। क्योंकि पता है एक प्रॉब्लम होती है, हम जो है ना एक क्लास अटेंड करेंगे, क्लास अटेंड करने के बाद जाएंगे, सारी मेमोरी से धीरे 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 करके वो वैनिश होता चला जाएगा, धुंधला होता चला जाएगा। लेकिन उसको दोबारा रिकैप्चर करना है तो उसको रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज नहीं करोगे तो वो चीजें क्या होंगी, धीरे 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 धुंधली होती चली जाएंगी और वो धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। ठीक है, तो उसको गायब होने से पहले रिटेन करना पड़ता है। रिटेन करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए अपने सेंसेस को जगाओ और कॉपी पेन लेकर के बैठो, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करो। चलो, ज्ञान यहाँ पे होता है फिनिश। अब इसको हम देखते हैं, x की वैल्यू रखूंगा तो ये y की वैल्यू 4, ये 5, ये 6। थोड़ा सा मैंने उल्टा कर दिया यहाँ पे, वो कुछ इस तरह से आएगा कि पहली वैल्यू मेरी कितनी है, 0, 0 के लिए वैल्यू आएगी 5, y1 के लिए वैल्यू आएगी मेरी 4 और -1 के लिए वैल्यू आएगी 6। तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा वही क्या होगा, इसी के ऊपर एक लाइन बनेगी। तो कैसा ग्राफ बन रहा है, कोइंसिडेंट लाइन का ग्राफ बन रहा है। फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें यह समझ में नहीं आया है, यू हैव अ कमेंट सेक्शन ओपन फॉर यू। मेरे को दोबारा कमेंट कर देना, मैं दोबारा इस पे एक प्रॉपर डेडिकेटेड लेक्चर बना दूंगा जिसमें तुम्हें ग्राफ कैसे प्लॉट करने हैं वो तुम्हें प्रॉपर बता दूंगा। ठीक है, अभी हम इसी के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन को समझेंगे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अगेन एक बच्चे की सबसे बड़ी समस्या जो है वर्ड प्रॉब्लम। फाइंड दी पेरीमीटर ऑफ गार्डन। वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्मूथ रीडिंग, प्रॉब्लम, सिचुएशन, ट्विस्टर, तीनों चीजें ध्यान रखो और अपने आप आ जाएगा। फाइंड दी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ एंड इज half of the perimeter of the garden whose length is 4 meter and 4 meter more than its width is 36. Find the dimension of the garden. हमें सिचुएशन मिल गई कि पेरीमीटर का हाफ कितना है, 36। सिचुएशन मिल गई। आगे लेंथ जो है 4 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ से,
ट्विस्टर मिल गया और हमें डायमेंशन ढूंढनी है। तो डायमेंशन क्या होती है कि लेट दी लेंथ ऑफ द गार्डन, लेंथ ऑफ द गार्डन क्या मान लेंगे x, और विड्थ कितनी मान लेंगे y, विड्थ ऑफ गार्डन क्या मान लेंगे y। ठीक है, तो ये x और y मिल गया। अब उसने क्या बोला है हाफ ऑफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट l प्लस बी। तो इसका आधा मतलब 2 ब्रैकेट l प्लस बी का आधा जो है वो कितना है 36। 2 से 2 को काट दिया, लेंथ है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। एक बात तो मेरे पास यहां से आ गई। दूसरा उसने बोला है कि लेंथ जो है वो विड्थ से 4 ज्यादा है, विड्थ में 4 ज्यादा है। तो लेंथ क्या है हमारी x, विड्थ क्या है y। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब ये दोनों इक्वेशन बनने के बाद मुझे बताओ कि तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है क्या, नहीं है ना। तो बस ये इक्वेशन बनने के बाद सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाती है। तो ऐसी इक्वेशन बनानी है बाय यूजिंग सिचुएशन, ट्विस्टर एंड प्रॉब्लम। ठीक है, इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका है, वेदर इट इज एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हालांकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है तुम्हारे सिलेबस से हट चुका है, लेकिन फिर भी अगर इन तीनों मेथड में से कुछ देखना है तो वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y। एक मिनट रुकना, देखिए यार, हाँ क्वेश्चन तो प्रॉपर चल रहे हैं ना। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8, write the another linear equation in two variables such that the geometrical representation of pair so formed is intersecting lines, parallel lines और coincident line। इंटरसेक्टिंग लाइंस की मेरे पास कंडीशन क्या है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये मेरे पास किसकी किसकी कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन है। पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन क्या है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशंस है। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, इस चीज का जो आंसर है, वो हर किसी बच्चे का अलग अलग आएगा। ठीक है, तो इसलिए लोड लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन दी गई है, वो बेसिक इक्वेशन क्या है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अगर मुझे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 बतानी है, तो इस इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए मैं जो एक इक्वेशन बना सकता हूं वो क्या बना सकता हूं, 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 तीनों को कंपेयर कर लो, नहीं आ रही। ठीक है, आ रही है क्या, नहीं आ रही। फिर मुझे पैरेलल लाइंस के लिए अगर कंडीशन बनानी है, तो पैरेलल लाइंस के लिए मुझे a1 अपॉन a2 को b1 अपॉन b2 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो 2x की जगह मैं 2x भी लिख सकता हूं और 4x भी लिख सकता हूं, लेकिन जो स्टार्टिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो क्या लिखा, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और तीसरी कंडीशन है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए मेरा सिस्टम क्या होना चाहिए कि तीनों इक्वल होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है जिसमें हम इन चीजों को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ओ माय गॉड, इसमें प्रॉपर हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं बहुत प्यार से। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये बन गया। आगे बात समझ में, एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम इसमें कुछ ट्राई करते हैं नया एड ऑन करने का। मैथ्स का टूल, मैथ्स का टूल, ग्राफ 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 ग्राफ,
नहीं बनेगा, छोड़ो। हाँ आ तो गया ग्राफ, फिर क्या चाहिए? बच्चे की जान लोगे क्या तुम? हमारे पास ग्राफ आ गया प्रॉपर, अब तो हम मचा देंगे। ठीक है जी, चिंता मत करो। अब हमने ग्राफ ले लिया, अब हमें बोला है कि x माइनस वाई प्लस वन बराबर 0। तो x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 माइनस वाई इक्वल्स टू, मतलब 0 माइनस वाई प्लस वन बराबर 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है, यहां से मेरे y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। कब, किस कंडीशन में? जब मैं x की वैल्यू कितनी रख रहा हूं? 0। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। अगर मैं y की वैल्यू रख देता हूं कितनी? 0। y की वैल्यू 0 रख देता हूं तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। और एक ग्राफ को प्लॉट करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, 3 बनाने हो 4 बनाने हो तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, एक डिजायर्ड वैल्यू लिखी है, मेरे 3 अनमोल रतन 0 -1 एंड 1। तो ये तीनों रतन में से मैंने 2 रतन लिए, दोनों रतन को लेकर के सॉल्व कर दिया। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी कर सकते हैं, x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हो तुम। x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 2। वैल्यू में पुट करो, पहले इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यूज निकल जाएंगी। तो ये इस इक्वेशन का हमारे पास क्या हो गया? ग्राफ आ गया। अब 3x + 2y - 12 बराबर 0, इस इक्वेशन को देखते हैं। तो 3x + 2y इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 12। ठीक है, अब क्या करें? x की वैल्यू 1 पुट करो, x की वैल्यू 1 पुट करो, ये हमने बनाया। मेरे 3 अनमोल रतन 0 -1 और 1। ठीक है, ये तो यार राइमिंग बन रही है। मेरे 3 अनमोल रतन, x की वैल्यू 3 रखो, 3 रख, x की वैल्यू पहले तो 0 रखो, 0 रखते से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। x की वैल्यू -1 रखो, -1 रखने पे वैल्यू क्या आ रही है? ऑड आ रही है। तो हम ऑड वैल्यू को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। तो यहां से हम क्या करते हैं? इसको हटा देते हैं। ठीक है, ऑड वैल्यूज को हम हटा देते हैं। ऑड वैल्यूज को हटाने के बाद हम देखते हैं आगे कि 0 6 हो गया। अब x की वैल्यू क्या करो? 2 कर दो। x की वैल्यू 2 करते हो तो 3 2 जा 6, 6 उधर माइनस होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। x की वैल्यू पे काम करो, -2 रख दो। तो -2 रखने पे थोड़ा सा बड़ी वैल्यू चली जाएगी। x की वैल्यू चलो रख दो, -2 रख दो, 3 2 जा 6, -6 उधर जाएगा तो +6, तो 12 + 6 18, 18 डिवाइड बाय 2 9। तो ये -2 रखने पे x की वैल्यू कितनी आ रही है? 9। अब इन तीनों इक्वेशंस के ग्राफ को हमें क्या करना है? प्लॉट करना है। 0,1 बन रहा है तो ये 0,1 किस पे? y एक्सिस पे। तो ये एक पॉइंट यहां आएगा। इसके बाद -1,0 बन रहा है तो -1,0 यहां आएगा। और 1,2 बन रहा है तो ये x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 2, तो ये बन रहा है। तो इसकी जो ग्राफ बन रही है वो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन बनेगी। ठीक है, ये किस इक्वेशन का ग्राफ है? ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। कौन सी इक्वेशन का? कि x - y + 1 बराबर 0, ये एक इक्वेशन का ग्राफ है। इसके बाद दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y + 12। इसका ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे? 0,6, तो ये 0 और ये 6 यहां बन गया। 2,3, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 3, ये यहां समथिंग कुछ आ रहा है। ठीक है, और -2,9, तो -2 x एक्सिस पे और 9 जो है वो यहां पे लमसम जा रहा है। तो इसका जो ग्राफ बन रहा है बेटा वो यहां बन रहा है। तो इसका ग्राफ अगर हम ध्यान से देखें तो कैसा बन रहा है? इंटरसेक्टिंग बन रहा है। एक कॉमन पॉइंट निकल रहा है जहां पे वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्ट जहां करेंगे वही पॉइंट क्या होगा? उसके यूनिक सॉल्यूशन का पॉइंट होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन का पॉइंट होगा। ठीक है, उस यूनिक सॉल्यूशन के पॉइंट को हमें ध्यान देना है। आगे बात समझ में? वो यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकलेगा वो हम आगे के क्वेश्चंस में, आगे की एक्सरसाइज में हम देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। इसके बाद अच्छा चलो, जो हम इक्वेशंस की बात कर रहे थे कि आगे की इक्वेशन में पढ़ेंगे, आगे की इक्वेशन में पढ़ेंगे, वो इक्वेशंस अब आ चुकी हैं। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब किसी भी वैल्यू को किसी वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करना है और उसका आंसर निकालना। x + y = 14, ये मेरी पहली इक्वेशन,
और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये मेरी दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन से वैल्यू निकाल के किस में डाल दूंगा, दूसरी इक्वेशन में वैल्यू डाल दूंगा। तो मैंने दोनों में से एक वैल्यू को पकड़ लो, दोनों में से एक को पकड़ा मैंने, को ये ज्यादा सुंदर लग रही है, ठीक है, इसलिए मैं इसको पकड़ लेता हूं। x की वैल्यू 4 प्लस वाई, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 4 प्लस वाई, हो गई कि नहीं हो गई, यही वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दूंगा, इस x की जगह पे क्या रख दूंगा, 4 प्लस वाई, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, तो y प्लस वाई कितना होगा, 2y, 14 माइनस 4, समझ में आया कि नहीं आया, y प्लस वाई कितना होता है, 2y, इसको इस तरह से समझो, एक डेयरी मिल्क प्लस एक डेयरी मिल्क बराबर दो डेयरी मिल्क, ठीक है, कितनी डेयरी मिल्क हो गई, दो डेयरी मिल्क हो गई। तो ये 14 में से माइनस किया 10, y की वैल्यू इधर डिवाइड बाय 2, y की वैल्यू कितनी आई, 5, ठीक है, बड़े आराम से y की वैल्यू कितनी आई, 5। अब y की वैल्यू 5 आ गई, इसमें पुट कर दो, x बराबर 4 प्लस 5, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 9, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन जो होता है सॉल्व हो जाता है। बहुत आसान मेथड है यार बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, जो वर्ड प्रॉब्लम है उस वर्ड प्रॉब्लम में जितनी छोटी इक्वेशन दिखे उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना, और मोस्ट ऑफ दी जगह पे एलिमिनेशन मेथड ज्यादा सक्सेसफुल रहता है। तो मतलब वैसे मेरे हिसाब से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का वेटेज बहुत सही है और दोनों बहुत इजी पड़ती है, लेकिन सबसे ज्यादा इजी वो है जो तुम्हें आती है। तो जिसकी तुम्हारी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हो उसी सिचुएशन को लगाना। किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें ये नहीं बोला जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन लगाओ, कि एलिमिनेशन लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, कोई प्रेशर नहीं होता वहां पे, सिर्फ आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, उसको आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ तुरंत बढ़ते हैं। s माइनस टी बराबर 3 और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6, वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं जिनके बेसिक्स बहुत कमजोर होते हैं, ठीक है। तो s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 दे रखा है, s माइनस टी जो है वो 3 दे रखा है, और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 जो है वो 6 दे रखा है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा कितना होगा। अच्छा यहां पे एक ट्रिक बताता हूं तुम्हें मैं, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए, कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी वेरिएबल हो, ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती है जब तुम्हें एलसीएम लेना होता है। इसका एक बहुत बढ़िया टेक्निक है कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6, 2 को s से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को t से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये यहां हो जाएगा कितना, 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6। तो यहां पे हमारे पास एक सिचुएशन बन गई, 2s प्लस 3t बराबर 36। आ गई बात समझ में, ठीक है, दो इक्वेशन बन गई। अब मेरे को वो सुंदर इक्वेशन लग रही है, तो मैंने क्या किया कि s बराबर 3 प्लस टी कर दिया, s बराबर 3 प्लस टी कर दिया, और इस वैल्यू को इसके अंदर डाल दिया। तो 2 ब्रैकेट s की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। तो 3 2 जा 6, 2t 3t 36। आगे सॉल्व करेंगे बड़े आराम से, 2t 3t मिला के कितने हो जाएंगे, 5t। तो सर हमने, अच्छा यही लिख देता हूं कि 5t, और ये 6 उधर चला जाएगा तो 36 माइनस 6, तो 5t की वैल्यू कितनी हो जाती है, 30, क्योंकि 36 में से क्या माइनस किया है, 6, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 अपॉन 5, और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। इस तरह से हमारे t की वैल्यू निकल गई, और एक बार t की वैल्यू निकली तो s की वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि s जो है वो 3 प्लस t दे रखा है, दे रखा है नहीं दे रखा है, तो s इक्वल्स टू 3 प्लस 6, s की वैल्यू कितनी हो गई, 9। तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यूज होती हैं वो बहुत आसानी से आ जाती है, ठीक है। हाँ तो बेटो जल्दी से बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। ये भी एक बड़ा अपने आप में विचित्र समस्या है, विचित्र प्रॉब्लम है, विचित्र सिचुएशन है, ठीक है। देखो वैसे मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, लेकिन इसमें तुम्हें एक चीज देखने को मिलेगी कि इसके अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, और इस इक्वेशन को सॉल्व करते करते, क्योंकि यहां पे अगर तुम रेशियो देखोगे तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल है। तीनों इक्वल की कंडीशन में क्या होता है कि जो सिचुएशन होती है वो कोइंसिडेंट प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। आगे बात समझ में, लेकिन वो कोइंसिडेंट प्रॉब्लम सिचुएशन मतलब इक्वेशन को सॉल्व करते करते कैसे कहां पे अटकेगी वो तुम्हें यहां पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 हमारी पहली इक्वेशन है, और 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 हमारी दूसरी सिचुएशन है। ये इक्वेशन मुझे बहुत प्यारी लग रही है, तो 3x 3 को इधर ले आऊंगा, ठीक है, या फिर एक काम करता हूं
कि माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3x कर दिया। इस माइनस के x को माइनस के y को उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 होते से 3 माइनस 3x हो गया, और ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 3x माइनस 3 हो जाएगी। हो गई। इस सिचुएशन को मैं क्या करूंगा, इसके अंदर डाल दूंगा 9x माइनस 3 ब्रैकेट 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9। जो y की वैल्यू थी वो y की जगह पे रख दी, y 3 के साथ मल्टीप्लाई था इसलिए कर दिया। 9x माइनस 9x माइनस प्लस 9 इज इक्वल्स टू 9। तो 9x से 9x कैंसिल, 9 जो है वो किसके बराबर है, 9 के बराबर है। मतलब जब भी तुम्हें किसी भी इक्वेशन में LHS इक्वल टू RHS देखने को मिले तो इसका मतलब समझ लेना कि वो सिचुएशन कैसी है, वो सिचुएशन कोइंसिडेंट प्रॉब्लम्स वाली है और उसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे। लेकिन जब जब पैरेलल लाइंस आएंगी, जब नो सॉल्यूशन की कंडीशन बनेगी, वहां पे कैसा होगा कि 23 इज इक्वल्स टू 15। क्या 23 15 के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, नहीं होगा। तो यहां पे कैसी सिचुएशन बनेगी, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन बनेगी। कैसी सिचुएशन बनेगी, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन बनेगी। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है टू आइडेंटिफाई कि कोई भी इक्वेशन जो है वो कोइंसिडेंट बन रही है कि पैरेलल बन रही है। ठीक है, तो जल्दी से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। समझेंगे इसको। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। पॉइंट हटाया नीचे लगाया 10, पॉइंट हटाया नीचे लगाया 10, पॉइंट हटाया नीचे लगाया 10। तो 2x अपॉन 10 3y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 10। एलसीएम ले लो 10 का, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 10। इससे ये कैंसिल आउट, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। एक इक्वेशन यहां बन जाती है। इसके बाद दूसरी इक्वेशन को लेंगे 0.4x, तो इसको लिख देंगे 10 प्लस 0.5y, पॉइंट हटाएंगे नीचे लिख देंगे 10, और 2.3 पॉइंट हटाएंगे नीचे लिख देंगे 10। वही 10 एलसीएम, 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23 अपॉन 10। 10 से 10 कैंसिल आउट, 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। वीडियो को पॉज करो और इस इक्वेशन को सॉल्व करो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सी इक्वेशन सुंदर लग रही है, मुझे लग रही है वो वाली इक्वेशन। मैंने क्या किया, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 लिया, तो 2x की वैल्यू क्या होगी, 13 माइनस 3y। x की वैल्यू कितनी होगी, 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये मेरी x की वैल्यू हो गई, इसमें डाल दो। ठीक है, कलर चेंज करके मैं भी डाल देता हूं कि 4 ब्रैकेट 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। 2 से कट गया 2 टाइम्स, 13 2 जा 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का y इज इक्वल टू 23 माइनस 26। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाती है, माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 3, कैंसिल आउट कर दो, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 3। इस y को पहुंचा दो इधर कि x बराबर 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, x बराबर 13 माइनस 9 अपॉन 2, x बराबर 4 अपॉन 2, x की वैल्यू 2। ठीक है, तो बड़े ही मैजिकल तरीके से हमारा सॉल्यूशन आ जाता है। क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, उम्मीद पूरी करता हूं। नहीं समझ में आता है, कमेंट बॉक्स है उसको भरो। ठीक है, अच्छा, एक बहुत बढ़िया सिचुएशन अगेन, √2x प्लस √3y बराबर 0 एंड √3x प्लस माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन मुझे बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा, तुमने पिछली कुछ इक्वेशंस में कुछ ऑब्जर्व किया, जो मेरी ये वाली इक्वेशन थी, यहां तो क्या कुछ भी नहीं था, तो मेरे को प्यारी इक्वेशंस तो मिली नहीं। यहां पे मैंने इसे प्यारी इक्वेशन बोला था, ठीक है, यहां पे मैंने इसे प्यारी इक्वेशन बोला था, यहां पे मैंने इसे प्यारी इक्वेशन बोला था। ऑब्जर्व किया, जहां पे माइनस आ रहा है मैं उसे प्यारी इक्वेशन बोल रहा हूं, क्योंकि वो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, जहां पे वैल्यूज छोटी आ रही है उसको मैं प्यारी इक्वेशन बोल रहा हूं। तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये चीज का ध्यान रखना, जहां पे वैल्यू नेगेटिव में आ रही है या तो x या y, पहली बात। तो दूसरी बात, जहां वैल्यूज छोटी आ रही है, जहां तुम्हें कैलकुलेशन कम करनी पड़े, उसको ध्यान रखना, वही तुम्हारी सबसे प्यारी इक्वेशन है। और प्यारी इक्वेशन को जो है सब्स्टिट्यूट करने में बहुत मजा आता है ना।
अगली ये प्यारी इक्वेशन आ गई, तो √3x इज इक्वल्स टू √8y। ठीक है, तो x की वैल्यू √8 अपॉन √3y, ये x की वैल्यू हो गई। इसको डाल दूंगा इस इक्वेशन में, तो √2x प्लस √3y बराबर, तो √2x की वैल्यू √2 तो √2 मल्टीप्लाई √8 अपॉन √3y प्लस √3y। ठीक है, अब कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम होगी, सर रूट के मल्टीप्लीकेशन तो समझ में नहीं आते। ठीक है, तो मैं तुमको सिंपल सी बात बताता हूं, दोनों अंदर वाली वैल्यू, अंदर रूट की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 इंटू 2 अपॉन √3 अकेला नीचे उसको रहने दो, y प्लस √3y, जिसके नीचे कोई नहीं है उसके नीचे क्या लगा दोगे 1 बराबर 0। एलसीएम ले लो, एलसीएम का फंडा दोनों का मल्टीप्लीकेशन √3, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये हो गया 3y, क्योंकि रूट को रूट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो √3 इंटू √3, तो √3 इंटू 3, तो √9, और √9 की वैल्यू 3। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो बड़ा इजी है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना अभी तक भी, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या यही होगी कि सर ये रूट के तो मल्टीप्लिकेशन हमें समझ में ही नहीं आते, और यही बेसिक होते हैं बेटा, यही फंडामेंटल बेसिक होते हैं, जिनके लिए मैं चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के एक बात कहता हूं कि अपने बेसिक फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि आधा क्वेश्चन तो कॉमन सेंस से ही सॉल्व हो जाता है भाई, कॉमन सेंस से ही सॉल्व हो जाता है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपल मैथमेटिक्स लगा रहे हैं हम, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, लेकिन वही है कि रूट्स में, पावर्स में, सर्ड्स में, इनमें खेल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा तुम्हें टिपिकल लगता है, बाकी कर तो वही रहे हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन, इसके अलावा मैं कुछ नया कर रहा हूं क्या, कोई ट्रिक लगा रहा हूं क्या, कॉमन सेंस से सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो ये देखो अब ये हो जाएगा √16 की वैल्यू होती है कितनी 4y, तो 4y प्लस 3y 7y इक्वल्स टू 0 इंटू √3, तो ये हो जाएगा कि y इज इक्वल टू 0/7 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब y की वैल्यू 0 आ गई, तो उसमें पुट कर दो कि x बराबर √8 अपॉन √3 इंटू 0, तो x की वैल्यू भी कितनी हो गई 0। तो x और y की वैल्यू बड़े प्यार से, बड़े आराम से 0 0 आ जाती है। आ गई बात समझ में? आई होप ये सारी चीजें तुम्हें क्लियर होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर धमाकेदार क्वेश्चन, और इसमें से प्यारी क्वेश्चन निकालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, तो हटाओ यहीं पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लिया, 3 2 जा 6, 3 को 3 से 9x, 2 को y से माइनस का 10y बराबर माइनस का 2, तो 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस का 12। ये एक बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? इस इक्वेशन को ले लो कि 3 को 2 से 6, 2 को x से 2x, 3 को y से 3y बराबर 13/6, 6 से 6 कैंसिल आउट, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। दो इक्वेशन रेडी है, और इन दोनों इक्वेशन के बाद मैंने तुम्हें बोला है ना कि तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता इस x और y की वैल्यू को निकालने से, तो इस वैल्यू को निकाल दो, प्यारी इक्वेशन। ठीक है, अब देखो यहां तो मैं फंस गया, दोनों ही प्यारी है, एक में क्या आ रहा है नेगेटिव, एक में आ रही है छोटी वैल्यू, लेकिन मेरा पहला प्यार नेगेटिव की तरफ, तो 9x इज इक्वल्स टू माइनस का 12 प्लस का 10y, तो x की वैल्यू 10y माइनस 12, इस 10y को आगे ले गया हूं, 12 को पीछे लेके आ गया हूं। 12 को पीछे लेके आने का कारण यह है क्योंकि उसके आगे माइनस 12 लगा हुआ था, अपॉन 9। ये बड़े प्यार से मैंने इसको सॉल्व कर दिया, और इसकी वैल्यू डाल देंगे इसमें, तो 2 ब्रैकेट 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, तो 10 2 जा 20y माइनस का 24 अपॉन 9 प्लस 3y अपॉन 1 बराबर 13। 9 एलसीएम लिया तो 20y माइनस 24 प्लस 9 3 जा 27y इज इक्वल टू 13। 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस 27 कितना होता है 47y माइनस 24, और 9 इंटू 13, तो 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, तो ये कुछ आ रहा है 117, और 47 ये 24 उधर ऐड कर दो, और ये 47y यहां लिख दो, तो y की वैल्यू 117 117
प्लस 24 कितना होता है 7 और 4 11 एक हासिल का लगा एक 141 समथिंग कुछ है अपॉन 47 ये कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू 3 आते से x की वैल्यू तो बहुत आराम से बहुत प्यार से निकल रही है 10 मल्टीप्लाई 3 माइनस 12 अपॉन 9 तो 30 माइनस 12 अपॉन 9 x की वैल्यू 18 अपॉन 9 x की वैल्यू 2 क्या बोला था कि नहीं बोला था कि एक बार इक्वेशन आ गई और इक्वेशन की सॉल्यूशन बहुत आराम से बहुत आसानी से निकलेगा जल्दी से इस पूरी सिचुएशन को देख लो फिर हम तुरंत अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है अच्छा अगला क्वेश्चन तो बड़ा भारी है ठीक है शनि पे मंगल की माया है और राहु पे सूर्य की काया है ऐसे कुछ डायलॉग होता है ठीक है जोक मार रहा था चलो इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 24 देखो मेरे से ना लेक्चर के अंदर जब पढ़ाई होती है ना तब मेरे से बकेती फोकट की नहीं होती और जब ये रिकॉर्डिंग की बात हो ना तो भाई साहब रिकॉर्डिंग के टाइम पे तो बकेती करना बहुत मुश्किल है जब हम लाइव चलेंगे तब मैं तुम्हारे चैट्स पढ़ पढ़ के तुम्हारे को उस तरह के आंसर दे दूंगा लेकिन अभी तो भाई ये फोकट की बकेती करना मेरे तो मतलब कम समझ में आती है ठीक है हालांकि दिल का बहुत अच्छा हूं ठीक है चलो देखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24 है ना दो सिचुएशन दे रखी है दो इक्वेशन दे रखी है और हमें m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है जिसमें y बराबर mx प्लस 3 दे रखा है ठीक है y बराबर mx प्लस 3 दिया हुआ है तो 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 तो 2x की वैल्यू माइनस का 24 प्लस 4y तो x की वैल्यू 4y प्लस x की वैल्यू 4y माइनस 24 अपॉन 2 ठीक है कुछ कॉमन निकाल के सॉल्व कर सकते हैं क्या करके देख लो देखे 2 कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड होगा 2y बार ये भी 2 से डिवाइड होगा 12 बार और ये 2 से 2 को काट दिया x की वैल्यू 2y माइनस 12 आ गई इस वैल्यू को डाल दो इस पे कलर चेंज कलर चेंज कलर चेंज ठीक है वैल्यू को डाल के सॉल्व करके देखते हैं कि 2 ब्रैकेट में 2y माइनस 12 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 ठीक है तो ये हो गया 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 तो 7y इज इक्वल्स टू 11 प्लस 24 तो ये हो जाता है 35 अपॉन 7 तो y की वैल्यू आती है हमारे पास 5 y की वैल्यू 5 आने के बाद x की वैल्यू 2 इंटू 5 माइनस 12 x की वैल्यू 10 माइनस 12 x की वैल्यू माइनस का 2 ठीक है तो बहुत आराम से बहुत आसानी से बहुत शिद्दत से बहुत प्यार से ये सॉल्यूशन भी हमारे पास आ जाता है लेकिन अभी इसका मेन काम बाकी है इसमें मेन क्या निकालना था हमें m की वैल्यू निकालनी थी y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 दिया हुआ था y की वैल्यू कितनी आ गई 5 तो 5 m इंटू माइनस का 2 प्लस 3 तो 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 2m तो 2 बराबर माइनस का 2m तो m की वैल्यू 2 अपॉन माइनस 2 कैंसिल आउट हुआ m की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1 आ गई ठीक है इस तरह से इतनी आसानी से ये m की वैल्यू भी निकल जाएगी ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं तुरंत रुक करते हैं अगले क्वेश्चन का अच्छा इसके लिए एक पेज छोड़ा गया था डेडिकेटली कि यार ये सॉल्यूशन बहुत बड़ा होगा लेकिन ये सॉल्यूशन निकला बहुत छोटा सा अगला क्वेश्चन कहता है फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन याद आ गया सिचुएशन ट्विस्टर और प्रॉब्लम सिचुएशन और ट्विस्टर प्रॉब्लम तीनों चीजें निकालेंगे कि कुछ लीनियर इक्वेशंस हमें दी हुई है उस लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम बना करके हमें दिए हुए हैं उससे हमें क्या करना है लीनियर इक्वेशन बनाना है लीनियर इक्वेशन बना करके उसको सॉल्व करना है और जो भी वैल्यू पूछी वो निकालनी है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 बहुत सीधी सी बात है दो नंबर के बीच का डिफरेंस दे रखा है 26 और एक नंबर जो है दूसरे से 3 टाइम्स है सिचुएशन समझ में आ गई कि दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है 26 दोनों के रिलेशनशिप दे रखा है ट्विस्टर दे रखा है कि एक नंबर जो है दूसरे से 3 गुना है तो उनको ढूंढो तो लेट पहला नंबर कितना हो गया और दूसरा नंबर कितना हो गया ठीक है दोनों के बीच का डिफरेंस बोला है तो x माइनस वाई बराबर 26 अब x माइनस वाई बराबर 26 लिखा है तो एक कॉमन सेंस की बात है कि x की वैल्यू बड़ी होगी
पहली बात तो x जो है वो 3y के बराबर होगा, हो गया सॉल्व कि 3y माइनस y बराबर 26, 2y की वैल्यू 26, y की वैल्यू 26/2, y से निकल गया 13। ठीक है, y 13 निकल गया तो x की वैल्यू कितनी हो गई 39, क्योंकि 13 3 जा कितना होता है 39। अगर तुमने इसको यहां तक सॉल्व कर दिया तो बोर्ड में तुम्हारे, अगर सपोज करो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और तुमने इसको यहां तक सॉल्व कर दिया, बोर्ड में फिर भी तुम्हें 2 नंबर मिलेंगे। रीजन बता देता हूं, क्योंकि उसने पूछा था दोनों नंबर्स, उसने एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पूछी थी। तो हम यहां बोलेंगे कि लार्जर नंबर था जो था वो कितना था 39, और स्मॉलर नंबर जो था वो कितना था, स्मॉलर नंबर कितना था 13। या फिर यूं भी बोल सकते हो कि फर्स्ट नंबर इतना था और सेकंड नंबर इतना था। जब जाके ये स्टेटमेंट लिखोगे तभी जाकर के तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना बकेती किए। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखना, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं समझना, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, और जो लार्जर एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि लार्जर एंगल जो है, लार्जर एंगल जो है वो x है, और स्मॉलर एंगल जो है, स्मॉलर एंगल जो है वो y है। तो हमें एक चीज पता है कि उसने क्या बोला है, सप्लीमेंट्री एंगल। सिचुएशन हमें पता पड़ गई, सप्लीमेंट्री एंगल बोले तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री। ये तो हमारी पहली कहानी क्लियर। दूसरी बात, स्मॉलर एंगल डिफर बाय 18 डिग्री, तो बड़े एंगल में से छोटा एंगल माइनस करूंगा तो 18 डिग्री आएगा। तो x प्लस वाई 180, x माइनस वाई 18 डिग्री है, तो प्यारी इक्वेशन ये है। तो x की वैल्यू 18 प्लस वाई, x की वैल्यू कितनी आ गई 18 प्लस वाई, तो 18 प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। तो 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी होगी, माइनस करके देखो, 162 आ रहा है क्या, 162 अपॉन 2 कैंसिल आउट करेंगे, y की वैल्यू 81 डिग्री, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81 डिग्री। x की वैल्यू 18 प्लस 81, तो x की वैल्यू जो है 99 डिग्री। ठीक है, तो हमको आधा नंबर मिला है अभी। ठीक है, मतलब अभी नंबर बाकी है। लार्जर एंगल कितना हो गया 99 डिग्री, और स्मॉलर एंगल कितना हो गया 81 डिग्री। क्लियर है बात यहां तक, कोई डाउट नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। 7 बैट और 6 बॉल उसने खरीदी 3800 रुपए की। लेटर शी बाय, यहाँ पे जो फीमेल कोच है, ठीक है ध्यान रखना, फीमेल कोच इसलिए बनाया गया है क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो गर्ल चाइल्ड को थोड़ा सा प्रमोट करना चाहती है, और ये प्रमोशन जो है वो बहुत लंबे समय से चल रहा है इसलिए। लेकिन एनसीईआरटी जो है बहुत लंबे समय से नहीं बदली है, इसलिए यहाँ पे शी वर्ड का यूज किया गया है। एक बहुत इंसाइटफुल नॉलेज थी है। ठीक है, ये मेरे 15 साल का एक्सपीरियंस दिखेगा तुम्हें यहाँ पे, है ना। चलो, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स ऑफ ₹750, है ना। तो हमने क्या मान लिया कि जो एक बैट है उसकी कॉस्ट है x रुपीस, और जो बॉल है उसकी कॉस्ट है y रुपीस। ठीक है, सिचुएशन को समझते हैं। 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800, और अगर मैं दूसरा देखूं तो 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। इसको सॉल्व को अपने आप करोगे, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द इजीएस्ट, मतलब अगर इससे इजी क्वेश्चन तुम्हारी पूरी किताब में मिल जाए, मिल सकता है क्या बात है इस पे। ठीक है, तो इसको तुम खुद सॉल्व करोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है मैंने जो तुम्हें सिचुएशन ट्विस्टर प्रॉब्लम जो बताई है, ये उसका एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, इसलिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक टैक्सी है जो कि फिक्स्ड चार्ज भी लेती है और चार्ज कवर्ड पर किलोमीटर भी लेती है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए दिए गए, और 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए, फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। मतलब 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए 155 रुपए दिए गए। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर।
यहाँ पे तुम्हें सिचुएशन, ट्विस्टर और प्रॉब्लम तीनों चीजें समझ में आ गई होगी। प्रॉब्लम देखो कि फिक्स्ड चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है, तो यहाँ हम बड़े प्यार से लिखेंगे कि फिक्स्ड चार्ज मान लेते हैं हम कितना है x, और चार्ज पर किलोमीटर कितना है y। चार्ज पर किलोमीटर कितना है y। अगर फिक्स्ड चार्ज x है और चार्ज पर किलोमीटर y है, तो इसको हम देख लेते हैं कि 10 किलोमीटर के लिए उसने कितने रुपए दिए, 105 रुपए। 10 किलोमीटर के लिए उसने कितने रुपए दिए, 105 रुपए। तो इसको हम देखेंगे, 10 किलोमीटर बोले तो फिक्स्ड चार्ज तो लगना ही लगना है, लगना ही लगना है। और 10 किलोमीटर का 10y, क्योंकि तुम अगर 1 किलोमीटर चलोगे तो एक वाई देना पड़ेगा, 2 किलोमीटर चलोगे तो 2 वाई देने पड़ेंगे, 3 किलोमीटर चलोगे तो 3 वाई देने पड़ेंगे। ऐसे 10 किलोमीटर चलेंगे तो कितने वाई देने पड़ेंगे, 10 वाई। तो x प्लस 10 वाई बराबर 105 और x प्लस 15 वाई इज इक्वल्स टू 155। बड़े प्यार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। प्यारी प्रॉब्लम पकड़ लो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल्स टू 105 माइनस 10, ठीक है। इस इक्वेशन को डाल दो इसमें, x नहीं 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5y आएगा और 155 में से 105 रुपए माइनस कर देंगे तो y की वैल्यू 50/5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 रुपए। y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब y हमें 10 पता पड़ गया, तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, x की वैल्यू, इससे कि x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। तो x बराबर 105 माइनस 10 इंटू 10, x की वैल्यू 105 माइनस 100, x की वैल्यू 5 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना कि फिक्स्ड चार्ज तो कितना है, फिक्स्ड चार्ज कितना है 5 रुपए, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है, पर किलोमीटर चार्ज कितना है 10 रुपए पर किलोमीटर। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन जो होता है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे हिसाब से अगला क्वेश्चन जो होगा वो लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, देखते हैं क्या होता है। चलिए, अच्छा ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं इस क्वेश्चन को बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिक्लेयर करता हूं। क्यों डिक्लेयर करता हूं, क्योंकि इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस साल पे। ठीक है, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बेसिक वालों के आ जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसी तरह का, इसी पैटर्न का कुछ क्वेश्चन आना मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन जो होता है वो 9/11 हो जाता है। एक फ्रैक्शन जो होता है वो कितना हो जाता है, 9/11। कब होता है, जब 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसके न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 9/11। एक कंडीशन तो ये बोल दी। इस मेथड को मैं कहता हूं दुकान लगाने का मेथड। देखो, किसी भी दुकान पे सामान कब बिकता है, जब वो सामान दिखता है। ये सामान बिखरा हुआ है, ये तुम्हारे पास एक जो प्रॉब्लम है, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, ये तुम्हारे लिए एक बिखरी हुई दुकान है और इसके सामान तुम्हें बेचने हैं। तो पहले तुम्हें वो सामान दिखाने पड़ेंगे, वो आइटम्स दिखाने पड़ेंगे जो तुम्हें बेचने हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तुम्हें दिखाना पड़ेगा, सिचुएशन को फ्रेम करना पड़ेगा। तो इस मेथड को मैं कहता हूं दुकान लगाने का मेथड। और अगर तुम्हारी दुकान बहुत अच्छे से लगी हुई है तो तुम्हारा आंसर भी जो है ना वो बहुत अच्छे से आएगा। चलो, उसके बाद ये कहा जाता है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में भी हमने क्या किया, 3 ऐड कर दिया, और डिनोमिनेटर में भी हमने क्या किया, 3 ऐड कर दिया। द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो तुरंत कलर चेंज करके हम बाजी को पलटते हैं। न्यूमरेटर मान लेते हैं कितना, x। डिनोमिनेटर मान लेते हैं कितना, डिनोमिनेटर मान लिया कितना, y। तो 9/11 इक्वल्स टू x प्लस 2/y प्लस 2, हाँ या ना। और इससे x प्लस 3/y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5/6। तो 6 ब्रैकेट x प्लस 3, y 5 ब्रैकेट y प्लस 3। तो 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 8।
तो ये 6x माइनस 5y जो होगा ये कितना हो जाएगा? मेरी मैथ्स वैसे ही कमजोर है यार, तुम जल्दी से बता दो, हो गया कि नहीं हो गया? इसी तरह से इसमें कर दो कि 9 ब्रैकेट y प्लस 2 जो है वो 11 ब्रैकेट x प्लस 2 के बराबर है। तो 9y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 11x प्लस यहाँ 2 है तो 22 के बराबर हो गया। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22, तो ये होता है 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस का 4। तो ये इक्वेशन बन जाती है। एडजस्ट कर लेना यार, थोड़ा सा जगह कम बची थी, ठीक है। तो अब ये दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, कि एक इक्वेशन तो बनी हमारे पास। क्या अगला पेज हम देखते हैं खुल करके? अगले पेज पे भी कुछ नहीं है, लास्ट में इक्वेशन है। चलिए अगला पेज हम देखते हैं कि 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस का 4, और एक इक्वेशन बन रही है 6x माइनस का 5y इज इक्वल्स टू 7। ये प्यारी इक्वेशन 11x इक्वल्स टू माइनस का 4 प्लस 9y, तो x की वैल्यू 9y माइनस 4 अपॉन 11, ये वैल्यू डाल दो इसमें। 6 ब्रैकेट 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस का 5y इज इक्वल्स टू 7। तो 9 6 54y माइनस 6 4 24 अपॉन 11 माइनस 5y अपॉन 1 इक्वल्स टू 7। एलसीएम 11, 5 54y माइनस 24 माइनस का 55y इज इक्वल्स टू 7। आगे सॉल्व करके बताओ जल्दी से कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ये होगा माइनस का y इज इक्वल्स टू 77 प्लस 24, तो y की वैल्यू आएगी कितनी? अरे नहीं यार, इतनी बड़ी वैल्यू तो नहीं आ सकती। अरे कहाँ गड़बड़ हुई है मेरे भाई? नाइन वाई प्लस 9 टू 18, 11x प्लस 22, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस का 4। 6 तिया 18, 5 तिया 15, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 7। तो 9y माइनस 4 इक्वल्स टू 11, 9 6 are 54, 6 and 6 12, 16 44, 11 55, 7 77। चलो देखते तो हैं वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बनती है, क्या होती है। Have you felt lately that your mind is running in 1,000 different directions? ओके, यहाँ
गलती कर गया क्या मैं यार? चलो इस क्वेश्चन में हमने एक छोटी सी मिस्टेक करी है, ठीक है। वो मिस्टेक ये है कि वो मिस्टेक मैंने यहाँ पे 18 कर दिया था, उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस का 3, और ये माइनस के 3 से अगली इक्वेशन को हम यहाँ से दोबारा सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक छोटी सी मिस्टेक जो है, मैं वही सोचूं, मैंने कहा कहाँ जल्दीबाजी में मिस्टेक कर गया। बहुत फ्रैंकली बोलूं तो यार मेरा एनर्जी लेवल जो है ना अब ड्रेन हो चुका है। 9y इक्वल्स टू माइनस का 4 और 6x माइनस का 5y इक्वल्स टू माइनस का 3, यही दो इक्वेशन थी, ठीक है। तो इस तरह से, हाँ तो देखो 11x माइनस 11x इज इक्वल्स टू माइनस का 4 प्लस 9y हो जाएगा, तो x की वैल्यू 9y माइनस 4 अपॉन 11। ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो 6 ब्रैकेट 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 3। तो 54y माइनस 24 माइनस 55y अपॉन 11 इज इक्वल्स टू माइनस का 3। तो ये हो जाएगा माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस का 33, ये 24 उधर जाएगा तो प्लस का 24, तो माइनस के y की जो वैल्यू होगी वो आएगी समथिंग माइनस का 9। तो y की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 9। y की वैल्यू 9 आते से x की वैल्यू 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11, तो x की वैल्यू 81 माइनस 4 अपॉन 11, x की वैल्यू 77 अपॉन 11, तो x की वैल्यू आ जाती है 7। x की वैल्यू 7 और 9, तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। x अपॉन y हमने क्या माना था, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर हमारा कितना है 7 और 9, और इसमें वैल्यूज को पुट करके देख लो तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एज बेस्ड क्वेश्चन है। इस एज बेस्ड क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है ना बेटा, वो भी बहुत ज्यादा हो जाती है। 5 ईयर हेंस, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी सिचुएशन ट्विस्टर और प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। 5 ईयर हेंस मतलब आज से 5 साल बाद, ठीक है। तो 5 इयर्स आफ्टर, सिंपल सी बात लिखता हूं, जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो यहां लिख देता हूं मैं कि जैकब जो होगा वो 3 इंटू सन के बराबर होगा, और उसने बोला है 5 ईयर एगो, तो 5 साल पहले, 5 साल पहले जैकब वॉज 7 टाइम्स, तो जैकब जो था वो क्या था 7 टाइम्स ऑफ हिज सन था, 7 इंटू सन था। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी क्लियर है। तो यहां पे मैं क्या अज्यूम कर लूंगा कि जो हमारा जैकब है, जो हमारा लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब की स्पेलिंग क्या है रे, हाँ JACOB इक्वल्स टू x ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी है y ईयर्स मान लिया, ठीक है, मान लिया। अब आज से 5 साल पहले अगर मैं आज अपनी एज मानूं 10 साल, ठीक है, तो आज से 5 साल पहले मैं कितने साल का हुआ 5 साल पहले, और आज के 5 साल बाद कितने का होगा 15 साल का। तो 5 साल बाद में जेकब कितने का होगा भाई x प्लस 5 का, और उसका बेटा कितने का होगा y प्लस 5 का, और इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप दे रखा है, तो x प्लस 5 जो है वो 3 ब्रैकेट y प्लस 5 के बराबर है, तो x प्लस 5 जो है वो 3y प्लस 15 के बराबर हुआ, तो x माइनस 3y जो है वो 15 माइनस 5 के बराबर, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाती है। इसी तरह से वीडियो को पॉज करके ये वाली इक्वेशन तुम खुद बनाओ, इस वाली इक्वेशन खुद बनाओगे और फिर वेरीफाई करना। 5 ईयर एगो जेकब कितने साल का था, जेकब था x माइनस 5 का, और उसका बेटा कितने का था y माइनस 5 का, तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 5 यहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35, तो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 35 प्लस का 5, तो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 30। ये दो इक्वेशंस हमारी बन चुकी है। इन दोनों इक्वेशन को बनाने के बाद कि x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10,
इज इक्वल्स टू 10, ये हमारी पहली इक्वेशन है। और दूसरी हमारी इक्वेशन है x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 30। इस इक्वेशन को लूंगा x की वैल्यू 10 प्लस 3y और वो इसमें पुट कर दूंगा, तो 10 प्लस 3y माइनस का 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 30। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 30। तो माइनस का 4y इक्वल्स टू माइनस का 30 माइनस का 10, तो माइनस का 4y कितना हो जाता है, माइनस का 40, कैंसिल आउट होकर के y की वैल्यू 40 अपॉन 4, तो y की वैल्यू हो जाती है 10। y की वैल्यू 10 आते से यहां पुट कर दूंगा कलर चेंज करके, और कलर चेंज करके क्या हो जाता है, x की वैल्यू 10 प्लस 3 इंटू 10, तो जैकब की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, जैकब कितने साल का है, 40 साल का, और उसका सन कितने साल का है, 10 साल का। ठीक है, इस तरह से ये इक्वेशन बन जाती है, और इस तरह से तुम्हारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो जाती है। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर दी एक्सरसाइज 3.3, और उम्मीद करता हूं कि ये चीजें तुम्हें समझ में आ रही होगी और तुम्हें बहुत अच्छे से मजा आ रहा होगा। मिलते हैं भाई साहब।